हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हमारा द अल्टीमेट पावर रिवीजन चालू है फॉर योर अपकमिंग सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस, स्पेशली फॉर FM एंड SM सब्जेक्ट, जहां हम डिटेल में सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होने वाला है अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल, सारा चीज़ अपने समय के समय टॉपिक टू टॉपिक कवर करते चल रहे हैं। आर यू ऑल रेडी गाइज? येस और नो? येस। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिवीजन स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फटाफट से एक बार रिवीजन वीडियो आपने देखा, फिर खुद से नोट्स एक बार पढ़ा, and then you straight away deep dive into the sums, into the numerical portions and self practice करना है आपको, and उसके बाद ही आपको desired results मिलेंगे। समझ में आ रही है? जितने भी लोग आपके एल्डर्स, सीनियर्स, बड़े भैया दीदी लोग से आप बात करो, जिनका भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में अच्छा गया है, उसका रीज़न सिर्फ एक है, बिकॉज ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ हैंड रिटन प्रैक्टिस जो उन्होंने किया है, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता। राइट? सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को आप स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और एक बार फटाफट से एक प्यारा सा लाइक तो बनता ही है। यस, कम ऑन। कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फुल एनर्जी के संग, फुल जोश के संग शुरू करने वाले हैं। आर यू ऑलरेडी? यस। एक इम्पॉर्टेंट बात, हम रिवाइज कहाँ से कर रहे हैं या हम पढ़ कहाँ से रहे हैं? हमारे हैंड रिटन नोट से, जो कि मैंने बनाया है कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना, आपको मालूम है? यस, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, या कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लिंक है, उससे आप भर दीजिए। एंड दिस बुक, माई हैंड रिटन कैपिटल स्ट्रक्चर, माई हैंड रिटन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक FM डाइजेस्ट, ये आपको आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। समझ में आ रही है? देखो, ये हमारा डिटेल किताब है जिसमें सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, इलस्ट्रेशंस, मैंने अपने नोट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टिप्स, ट्रिक्स सब दिए हैं। सो एक बार दिखा दे आपको फटाफट से, ये आ रहा हमारा किताब का कवर पेज, ऐसा आपको किताब मिलने वाला है। आर यू ऑलरेडी? यस। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5। हमने रेशियोज कंप्लीट कर लिया है ना, रेशियोज हमने कंप्लीट कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, लेवरेजेस भी डन है, सारे यूट्यूब पे है। अब आज अपने कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर क्या बोलता है? अब आपको ये पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या सीखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखने के बाद अपने को ये पता है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? कौन कौन बोलेगा मेरे संग? कम ऑन। अब एकदम अटेंशन चाहिए, है ना? इधर आ जाओ, नोट्स में लिखते लिखते करेंगे, लिख लिख के रिवीजन होने वाला है, लिख लिख के रिवीजन। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? फटाफट से, कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल से अगर मैं इधर से लाइन ड्रॉ करूँ तो कौन बताएगा? फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना? एक हुआ हमारा इक्विटी, एक हुआ हमारा इक्विटी, एक हमने पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व सरप्लस बोल सकता हूँ मैं उसे। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रेफरेंस। एंड लास्टली डिवेंचर्स या लोन्स, जैसा भी आप बोलो, डिवेंचर्स बोलते हैं अपने अभी के लिए, डेट, बेसिकली डेट। सही है? सही है? कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर अलग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर अलग है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हमने क्या सीखा था? हमने एक एक फॉर्म्स ऑफ कैपिटल के, एक एक फॉर्म ऑफ कैपिटल के, चारों के पर्टिकुलरली कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट, वो निकालना सीखा था। यस, आर यू ऑल विथ मी गाइज? यस। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इज, वी आर गोइंग टू लर्न कि एक कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना चाहिए, कितना कंपोनेंट का इक्विटी रहना चाहिए, कितना का रिजर्व, कितना का प्रेफरेंस, या कितना का डिवेंचर। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मान लो राइट 1000 करोड़ का कैपिटल चाहिए। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, हमारे अंबानी साहब को 1000 करोड़ का कैपिटल चाहिए। राइट? 1000 करोड़ कैपिटल चाहिए, तो 1000 करोड़ का कैपिटल वो कहाँ से लाए? इक्विटी से लाए, रिजर्व से लाए, प्रेफरेंस से लाए, डिबेंचर से लाए, मिक्स करके लाए, कैसे बांटे? नाउ दिस डिसीजन दे हैव टू टेक, दिस इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारा सब्जेक्ट 3 भाग में है, वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, वन इज डिविडेंड डिसीजन, और हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी। समझ में आ रही है?
तो नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन हमें समझना होगा कि हमें फाइनेंसिंग कैसे करनी है, क्या मैं इक्विटी से लाऊं, रिजर्व से लाऊं, प्रेफरेंस से लाऊं कि डेट से लाऊं। नाउ मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या सीखा था, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा था कि अगर मैं इक्विटी से लाता हूं तो मेरा क्या कॉस्ट पर्टिकुलरली या सिमिलरली चारों से मेरा क्या कॉस्ट पड़ता है, राइट। नाउ मैं कैसे क्या मिक्स में लाऊंगा वो मैं इस चैप्टर में सीखूंगा। सो एक इजी बात, कम ऑन, यहाँ तक क्लियर है? यस। नाउ एक सिंपल बात, ये तो सबको पता है कि सर मैं उसी तरीके से लाऊंगा, उसी फॉर्म से लेके आऊंगा जहाँ पे मेरा क्या कम पड़ता है, जहाँ पे मेरा कॉस्ट कम पड़ता है। यस, मैं वही मिक्सचर रखूंगा जहाँ पे मैं कॉस्ट को मिनिमल से मिनिमल रख सकूँ। आर यू ऑल रेडी? आर यू आर अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स? यस। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चैप्टर में, इस तरीके से अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करनी है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। ईजी है, ईजी पीजी, एकदम सिंपल सोवर, एकदम ईजी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो कमेंट करो, नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको फटाफट से रिवर्ट कर देंगे। हम एट एसएप क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत हो तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट एसएप। चलो नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बार बुक से भी पढ़ ले फटाफट से, सारा चीज़ कराते चलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको अजम्पशंस, थ्योरीज, इलस्ट्रेशन, सारे चीज़ जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट होगा ना, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि सर मैं एक डिलीजेंटली एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वीडियो को एंड तक देखूंगा, तब मुझे मैक्सिमम फ़ायदा हो पाएगा। स्किप कर करके छोटा छोटा पार्ट देख के उतने फ़ायदा शायद नहीं मिले, राइट। चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं फटाक से वापस। अ कंपनी नीड्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट। फॉर किस लिए? ऑफ फाइनेंस ऑब्वियसली, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स। सर मैंने यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों नहीं लिखा? बिकॉज नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे नहीं आएगा, रीज़न बीइंग कि एक कंपनी जब कैपिटल प्रोक्योर करना चाह रहा है तो रिटेन्ड अर्निंग्स प्रोक्योर नहीं करता, वो उसके पास ऑलरेडी रहता है। इसीलिए कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे, कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स को हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करते। समझ में आ रही है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल का बात कर रहा है जिसको कंपनी प्रोक्योर करना चाहता है बट नॉट रिटेन्ड अर्निंग्स, वो ऑलरेडी उसके पास है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई काम अपने को नहीं करना, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, वैसे तो सम्स में कोई यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं आएगा कि रिटेन्ड अर्निंग्स के एंगल से आ गया, आपको एक्सक्लूड करना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो नॉर्मली स्मूथली चैप्टर जाता है ये। मैं बता दूँ बड़ा ही ईजी चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर तो ये मुझे लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर ही आपके कोर्स का। बहुत ही सिलेक्टेड एरियाज है जहाँ से आईसीआई के पास जगह बचा क्वेश्चन पूछने का, इस चैप्टर में कराते चलेंगे आपको सब, ठीक है ना। चलो, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी टू डिसाइड एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेज इट्स ईपीएस। कॉस्ट कम, ईपीएस मैक्सिमम, कॉस्ट कम, ईपीएस मैक्सिमम, यही हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में हमें काम आएगा, राइट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस। नाउ मैक्सिमाइज ईपीएस का फ़ायदा, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या सीखा था डे 1 में ही, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। व्हाट? कैन यू रिपीट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। नाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होता है? कम ऑन, इधर आओ, एक बार इधर आओ मेरे साथ, साथ आओ मेरे साथ। शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या होगा? शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या होगा? शेयर होल्डर्स वेल्थ इज व्हाट? इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। दिस इज माय शेयर होल्डर्स वेल्थ, सिंपल। अब ना नंबर ऑफ शेयर्स का तो ठीक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए, एक शेयर होल्डर हूँ, अगर मैं जाकर रिलायंस के 1 शेयर बाय करता हूँ तो मैं 1 शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज समथिंग विच फ्लक्चुएट्स, नंबर ऑफ शेयर यूजुअली डज नॉट फ्लक्चुएट। नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर डिपेंड करता है ऑन व्हाट? ऑन द अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी।
एक कंपनी को, एक मार्केट प्राइस को, कंपनी के मार्केट प्राइस को मैक्सिमम होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए, बढ़ते रहने के लिए एक ही चीज़ की दरकार है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की, वैसे ही कंपनी के मार्केट प्राइस को उसकी अर्निंग्स की। अगर अर्निंग सपोर्ट मिलता रहेगा तो एमपीएस बढ़ता जाएगा, और अगर एमपीएस बढ़ता चला गया, अगर मेरा ये एमपीएस इंक्रीज़ किया, तो अल्टीमेटली मेरा शेयर होल्डर्स वेल्थ तो भैया स्काई रॉकेट करेगा ही। समझ में आया पूरी बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? कोई भी चीज़ हवा में नहीं हो रहा, सब चीज़ के पीछे लॉजिक है। ठीक है, गो ऑन। जहाँ लॉजिक ना समझ में आएगा रीच आउट करना प्लीज़, एक बार आप लोग हमें बताना, हम आपको लॉजिक के संग फिर से हेल्प करेंगे, फिर से बताएंगे। ठीक है, चलो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कौन बताएगा? सोचो एक बार, शांति से सोचो, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले। CRC 3 याद रखने के लिए, कंट्रोल, रिस्क एंड कॉस्ट, नाम से समझ में आ जाएगा। अगर CRC याद रह गया ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज CR&C। अगर ये इतना याद रह गया ना, मैं बता दूं, अंदर का तो आप ऐसे लिख दोगे, कंट्रोल, रिस्क एंड कॉस्ट। रिस्क इज ईजी, रिस्क कम से कम, कॉस्ट कम से कम मेरा, और कंट्रोल वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल में ये बोलता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, उनका जो मेजॉरिटी स्टेक है जिस भी तरीके से है उसको आपको टिंकरिंग नहीं करनी चाहिए। पता चला 70% शेयर होल्डिंग आपने ले आया 35% में, तो वो नहीं होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज़ करते समय उसका ध्यान रखना है। कंट्रोल में क्या बोलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शुड कंटिन्यू होल्ड मेजॉरिटी स्टेक। रिस्क में क्या? फाइनेंशियल रिस्क शुड बी विद इन अ टॉलरेबल लिमिट, मिनिमम हो या विद इन अ टॉलरेबल लिमिट हो। देखो रिस्क तो होगा ही, रिस्क अवॉइड तो कोई नहीं कर सकता। हमने क्या सीखा है कि रिस्क एंड रिटर्न इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना ज़्यादा मैं रिस्क लेते चला जाऊंगा उतना ज़्यादा मैं रिटर्न हो सकता है, बट लेकिन उसका फ्लिप साइड भी मुझे वैसे ही भुगतना पड़ता है। हमने कहाँ सीखा था ये? कहाँ सीखा था हमने सीखा था ये लेवरेजेस में हमने सीखा था कि भाई जितना ज़्यादा कंपनी लेवरेज कर रही है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है उसका फ़ायदा का, लेकिन भाई लेवरेज इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड होने की वजह से कंपनी का डाउनफॉल होने का चांस, कंपनी का नेगेटिव अर्निंग्स होने का चांस भी डबल हो जाता है। राइट, समझ में आ गई? येस और नो? येस। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम, इजी। एग्जाम में ना 3 नंबर का थ्योरी पोर्शन में ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ सकता है। जहाँ मुझे लगा कि यार ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, या तो बेस बनाने के लिए या तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दोनों का मैंने कंबाइन करके आपके लिए यहाँ डाल दिया। सारे नोट्स में आपको सब चीज़ मिल जाएगी यार, मैं बता रहा हूँ, सही में बहुत हेल्प होगा। किसी भी स्टूडेंट ने हमारा नोट्स लिया है, हमारा बुक्स लिया, आप उससे रीच आउट करो, हमसे बात करो, आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल रहा है। इवन फॉर लास्ट डे रिविजन लेस देन 150 पेजेस है, पूरा बुक आपको मिलता है, ये समराइज्ड एकदम परफेक्टली विथ रीजनिंग्स ऑल्सो। सो ये आपको इससे बढ़िया मटेरियल फिनेंशियल मैनेजमेंट में इतना संक्षेप में मिलना मुश्किल है। समझ में आ रही है? यस। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मैंने क्या बोल रहा हूँ, 10% डिबेंचर्स रुपीज़, हमने कितना का डिबेंचर्स दिया? हमने लिया 20 लाख का डिबेंचर्स, ठीक है। समझ में आ रही? 20 लाख का हमने 10% डिबेंचर्स लिया, या फिर मैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करूँ एट द रेट ₹10 ईच। दो अल्टरनेटिव, एक कंपनी चाहता है, एक कंपनी जा रहा है या तो इक्विटी रूट से या तो जा रहा है डिबेंचर्स रूट से। अगर 20 लाख का कैपिटल रेस करना है कंपनी को, 20 लाख का कैपिटल रेस करना है, कम ऑन, इधर फोकस होना चाहिए सबका फोकस सिर्फ इधर होना चाहिए। कम ऑन, 20 लाख का कैपिटल रेस करना, या तो ऑप्शन है इक्विटी या तो ऑप्शन है डेट। एक बार मान लो ये 2 ऑप्शन है, इसका रीज़न बताऊंगा आगे चल के, 2 मिनट देना बस। सिर्फ 2 ऑप्शन है, इक्विटी एंड डेट। अगर इक्विटी से जाता है तो 2 लाख शेयर एट द रेट 10 इशू करेगा, डेट से जाता है तो भैया 20 लाख उठाएगा, डेट से 10% का ब्याज पे। ईजी, सिंपल, एकदम सिंपल, कॉमन सेंस का बात हो रहा, कोई इसमें कंसेप्ट लॉजिक अभी तक हमने डिस्कस किया ही नहीं। अब हमने बहुत बार सीखा कि EBIT तक ना फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सेल्स को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर से वेरिएबल कॉस्ट को नहीं पड़ता, मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को भी नहीं पड़ता। यस और नो? सो अल्टीमेटली मेरा EBIT को भी नहीं पड़ता मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर से। EBIT के बाद जो आता है दैट इज़ वॉट इज़ अफेक्टेड बाय माई कैपिटल स्ट्रक्चर। हाउ? EBIT दोनों का सेम, 5-5 लाख का EBIT है, दिस इज़ अज्यूम्ड। ये 5 लाख कहाँ से आया ये मत पूछना सर कि 5 लाख कहाँ से लिख दिया आपने, ये एक रैंडम फिगर, आप 50 लाख मान लो। इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है हमने, एग्जाम्पल तो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है ना। इंटरेस्ट कम करेंगे, 20 लाख पे 10% किया तो 2 लाख का इंटरेस्ट हुआ, ये 2 लाख का इंटरेस्ट हुआ। इक्विटी में इंटरेस्ट होगा क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं होगा।
नाउ व्हाट हैपेंस इज देखो, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ईबीटी 3 लाख और ऑप्शन 2 में हमारा कितना आया, ईबीटी 5 लाख। थोड़ा सा शायद मेरा गला ख़राब है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है थोड़ा सा बियर करना, ठीक है ना। लेकिन जोश में, हमारे इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, हमारे एनर्जी में कोई कमी नहीं है, राइट। कम ऑन, लेस टैक्स लेस करेंगे। ईबीटी के बाद क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट याद है तो सबको, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी माइनस टैक्स इज पैट सेल्स प्रेफरेंस डिविडेंड गिव्स अस आफेश। नाउ आफेश से हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच गिव्स मी व्हाट, विच गिव्स मी माय अर्निंग्स पर शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर होल्डर। टैक्स लेस किया, टैक्स आया 90,000, यहाँ पे टैक्स आया 5 लाख पे पूरा, यहाँ आया 3 लाख पे, पैट आया अकॉर्डिंगली, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ आई हैव अगेन अज्यूम्ड कि ऑलरेडी कंपनी का 20,000 इक्विटी शेयर था, यहाँ पे 20,000 प्लस 2 लाख जो मैंने नए इशू किए, 2 लाख और इक्विटी शेयर्स हुए एडिशनल, मैंने लिखा भी एडिशनल। तो मेरा ईपीएस क्या हुआ भैया, 10.5 और 1.59, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ईपीएस का फ़र्क आ गया बिकॉज ऑफ माई कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपको समझना है, दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। भाई आपने अगर ये समझ लिया तो मैं बता दूँ आपका काम बन जाएगा। अब ना इसमें 2-3 चीज़ें हैं आपका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना, क्वेश्चन अगर बोलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे ना, तो ईपीएस जहाँ ज़्यादा वहाँ बढ़िया, तो ईपीएस जहाँ ज़्यादा वहाँ बढ़िया, तो 10.5 रुपये का देखो, इतना ज़्यादा एग्जॉर्बिडेंट नंबर्स नहीं आएंगे कि भैया 10 टाइम्स का अंतर आ गया, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला। तो बट यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, तो आप मान के चलो, तो 10 टाइम्स अगर आपका ईपीएस यहाँ ज़्यादा है, 10.5 है या 1.59 है, तो आपको लिखना है भाई कि मेरा हायर ईपीएस इन ऑप्शन 1 है, तो मैं ऑप्शन 1 एक कंपनी को ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज हमने ऊपर सीखा सर कि मैक्सिमाइजेज इट्स ईपीएस वाला ऑप्शन ही कंपनी लेगी। यस, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, कम ऑन, यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट पेज डन। छोटा सा चैप्टर है, पहला चीज़ समझ में आया। हाँ, हर बार ना ऐसे नहीं होता, नॉर्मली एक सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मली एक कंपनी जब हम एनालाइज करते हैं तो हम सिर्फ ईपीएस के बलबूते पे नहीं जाते, हम ईपीएस के साथ साथ ना उसका पी रेशियो भी देखते हैं। ईपीएस के साथ साथ हम उसका पी रेशियो भी देखते हैं, क्योंकि अगर नया शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, नया शेयर्स इशू कर रही है, तो उसका मार्केट प्राइस इफेक्ट हुआ होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक डाइल्यूट हुआ होगा। समझ में आ रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का स्टेक डाइल्यूट हुआ होगा, मार्केट प्राइस भी अफेक्ट हुआ होगा। तो मार्केट प्राइस अगर इफेक्ट हुआ तो हमारा पी रेशियो भी चेंज हुआ, तो पी रेशियो के साथ ईपीएस देखना चाहिए हमेशा, सिर्फ समझने के लिए। आगे चल के अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, इक्विटी रिसर्च में जाते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हो, तो ये सारी चीज़ों का आपको काम आएगा, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, वैल्यू ऑफ फर्म कंप्लीट हुआ हमारा, एक बार एक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा कंसेप्ट पे आए। देखो हैशटैग जहाँ मैंने दिया ना, कंसेप्ट दूसरा जंप कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने हैशटैग करके अलग अलग बांटा है। वैल्यू ऑफ फर्म, एक फर्म का वैल्यू क्या होता है भाई, एक फर्म का वैल्यू क्या होता है, एक बार फटाफट से बैलेंस शीट बनाए आपके लिए। एक फर्म का वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म इज़ नथिंग बट इट्स एसेट्स, जो भी इसके एसेट्स हुए, नॉन करेंट एसेट्स हुए, इसके फिक्स्ड एसेट्स हुए या करेंट एसेट्स हुए, बिल्स रिसीवेबल हुआ या इन्वेंट्री हुआ, स्टॉक। एक कंपनी का क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फर्म इज़ बेसिकली इट्स एसेट्स, एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटी में क्या होगा। अब ना थोड़ा सा हम सिंपल जाएंगे मतलब सर कुछ अजम्पशंस हम लेंगे, कुछ अजम्पशंस इसलिए लेंगे ताकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए, सिंपल अपना अंडरस्टैंडिंग को, अपना एनालिसिस को कर पाए, इसलिए अजम्पशंस ली जाती है। तो लायबिलिटी में आप मान के चलो सिर्फ 2 ही है, कैपिटल है लायबिलिटी में आप मान के चलो सिर्फ 2 ही है। क्या क्या 2 ही है कि कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और डिवेंचर्स है। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ये 2 ही लायबिलिटी है बस। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ फर्म हुआ ना, नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स हुआ, और कोई लायबिलिटी मैंने अज्यूम किया नहीं है। समझना होगा आपको, कुछ चीज़ों को आपको अजम्पशन लेके समझने के लिए ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिबेट करने नहीं बैठना है सर, करंट लायबिलिटी तो होगा ही, अरे भाई मुझे भी पता है करंट लायबिलिटी तो होगा ही। कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरीज आएंगी आगे चल के, आप जो पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी आज ही के लेक्चर में, उसमें बहुत अजम्पशंस ली गई हैं। तो आप सारे अजम्पशंस को अगर चैलेंज करते रहोगे ना, पूरा चैप्टर क्रॉस मारना पड़ेगा,
पूरे चैप्टर का रेलेवेंसी मिट जाएगा हमारे सब्जेक्ट से। तो वैसे नहीं होता, थोड़ा अजम्पशंस लेके सीखने के लिए, थ्योरेटिकल पर्पस के लिए काम आएगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एज सच आप उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर का एक ही लिमिटेशन मुझे लगता है, बट ठीक है रहने देते हैं। हर चीज़ अपने को उस एंगल से नहीं सोचना, कुछ को एग्जाम एंगल से भी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ फर्म इज़ वॉट, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर। सर आपने प्रेफरेंस क्यों नहीं लिया, सर आपने प्रेफरेंस क्यों नहीं लिया? ब्यूटी बताऊँ प्रेफरेंस का क्या है? प्रेफरेंस की ब्यूटी ये है कि वो कंप्राइज करता है कंपोनेंट्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक अगर प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ना दोनों के एट्रीब्यूट्स है वो, दोनों मतलब इक्विटी के एंड डिबेंचर्स बोथ के एट्रीब्यूट्स इन प्रेफरेंस होते हैं। हाउ? बिकॉज एक प्रेफरेंस को पर्टिकुलर एक फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है, लाइक डिबेंचर्स को उसका इंटरेस्ट। सेकेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल को जैसे ऑब्लिगेशन टू रिपेमेंट नहीं है ना, वैसे ही प्रेफरेंस को भी ऑब्लिगेशन टू इट्स कैपिटल रिपेमेंट नहीं होता। इसीलिए प्रेफरेंस को हम अपने एनालिसिस से, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से एलिमिनेट करते हैं। सो एलिमिनेट क्या क्या हो गया भाई? प्रेफरेंस टू एलिमिनेट, सेकेंड मेरा रिटेन अर्निंग्स टू बी एलिमिनेट। तो हम सिर्फ सीखेंगे इस चैप्टर में इक्विटी एंड डिबेंचर्स का साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग मिक्सचर्स, मज़ा ही आ जाएगा। चलो आ जाओ ना। वैल्यू ऑफ फर्म का मैंने आपको मतलब बताया सिंपल में, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फर्म का हमने आपको मतलब बताया सिंपल में। एक सेकेंड देना। तो वैल्यू ऑफ फर्म का मैंने जो मतलब बताया आपको, वैल्यू ऑफ फर्म का जो मैंने मतलब बताया आपको, उसमें उसका फॉर्मूला एक होता है। बाकी कंसेप्ट सब हो जाएगा, एक फार्मूला से समझ में आएगी पूरी चीज़। वैल्यू ऑफ फर्म को लिखते हैं वीएफ, जैसे आपको लिखना लिख सकते हो समझने के लिए। वीएफ, बड़ा वी, कैपिटल वी एंड स्मॉल एफ, स्मॉल लेटर एफ। EBIT डिवाइडेड बाय WACC। WACC क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने बहुत ही डिटेल में सीखा इन द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्कस्ड इन डिटेल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC पता है अब आपको? उसमें तो आप सब एकदम बाएं हाथ के खेल है। रात को 2 बजे भी कोई पूछे सर WACC क्या, नींद से भी आप बता दोगे कि सर WACC क्या होता है, कब काम आता है, क्या उसका कितना मिनिमल होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट की जाती है, राइट? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स? यस। नाउ EBIT डिवाइडेड बाय WACC मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से आप सुनो। ये मैंने आपको पहले भी बताया वैसे, बट स्टिल एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। चलो आओ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं क्विकली। एक बार क्विकली इनकम लिख के करा रहे हैं आपको, लिख के क्यों करा रहे हैं? अपने लिए लिख रहे हैं सर हम? नहीं, आपके लिए लिखा जा रहा है भाई, तो आपको भी लिख रहा है। थोड़ा रफ में ना लिखते चलो साथ साथ। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स अस EBIT। अब इनकम स्टेटमेंट में यहाँ तक EBIT तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को दिक्कत है EBIT तक? EBIT तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल होते हैं ना, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल मतलब जो कैपिटल दे रहा है, मतलब डिवेंचर अगर कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर्स, तो भैया मैं अगर उसमें पैसा लगा रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं हूँ प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। मैंने कंपनी को दिया है, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को उसके डिवेंचर के लिए रुपया दिया है, तो रिलायंस से मेरे से पैसा उठाया है। यस। नाउ जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल होते हैं ना, या फिर जो कैपिटल जैसे भी प्रोवाइड की जाती है, उससे सेल्स को, वेरिएबल कॉस्ट को, कंट्रीब्यूशन को या फिक्स्ड कॉस्ट को या अल्टीमेटली EBIT को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि डिवेंचर लिया गया, प्रेफरेंस लिया गया, रिटेन अर्निंग्स लिया गया, जो भी लिया गया भाई, सेल्स उतना ही रहेगा, ये उतना ही रहेगा, ये उतना रहेगा, ये उतना रहेगा, अल्टीमेटली मेरा EBIT भी उतना ही रहेगा। अब EBIT से मैंने आपको हमेशा सिखाया कि मैं 3 चीज़ हमेशा निकालता हूँ EBIT में से। क्या निकालता हूँ मैं EBIT में से? 3 जन का हिस्सा निकलेगा। एक निकलेगा इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट निकलने के बाद टैक्स हटाने के बाद पैट आता, उससे मैं निकालता था प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद में आता था मेरा आफिश। 3 प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल होते हैं मेरे,
तीनों प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल का हिस्सा कहाँ से निकलता है? ईबीआईटी से। तो अल्टीमेटली ईबीआईटी किसका हुआ? तीनों का मिला के। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ फर्म इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अगेन इन तीनों को मिला के। आप समझ में आया लॉजिक? ओ यस, दिस इज द लॉजिक वाई वी आर डूइंग ईबीआईटी बाय डब्ल्यूसी। से कोई रट्टा का चीज़ ही नहीं है यार, एकदम प्लेन सिंपल कंक्रीट क्रिस्टल क्लियर लॉजिक। उसको लगाते चलो, समझते चलो। एग्जाम में मैं बता दूं, आपको 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार 80 अपने को लाना है। नेक्स्ट एग्जाम्स में यू आर गोइंग टू गेट 80 आउट ऑफ 80 माय फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू बी डिटरमाइंड, यू जस्ट हैव टू बी डू अ लॉट मोर ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस। आर यू रेडी? यस। वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगा? अब भाई अगर आप फॉर्म सीख गए हो ना, तो बाकी सब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब वैल्यू ऑफ डेट मतलब जिसका जो चीज़ बनता है डिवाइड बाय उसका क्या कॉस्ट है। इंटरेस्ट बाय के डी। इक्विटी का क्या है? आफेश बाय के ई। आफेश किसका? इक्विटी का बाय के ई। मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया। ये अगर आप समझ गए ना, तो बाकी सब इजी है, बाकी सब दूध भात है एकदम, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज अल्टीमेटली एस प्लस डी। एस इज इक्विटी, डी प्लस डी इज डिवेंचर्स। एस इज इक्विटी, डी इज डिवेंचर्स। समझ में आ रहा है वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाला मैंने? वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। एग्जाम में आपको वैल्यू ऑफ डेट दे देगा, वैल्यू ऑफ डेट दे देगा, वैल्यू ऑफ फर्म दे देगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आप निकाल लोगे। ये दोनों दे देगा तो आप ये निकाल लोगे। कोई भी तीन में से दो चीज़ दे देगा तो तीसरा अकॉर्डिंगली आप निकाल लेना और अपना सम सॉल्व कर लेना। समझ में आया? यस। एक और चीज़ दे सकता है एग्जाम में, वैल्यू ऑफ डेट दे दिया। वैल्यू ऑफ डेट दे दिया कि मैंने 50 लाख का डेट उठाया कंपनी ने, दैट यू ऑल नो। साथ में ना ईबीआईटी दे देगा आपको, ईबीआईटी दे देगा और डब्ल्यूएसईसी दे देगा। तो आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लोगे और फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया, वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आप बैलेंसिंग फिगर से, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट करके वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो। ईजी, समझ में आया? यस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Let's move forward to one of the most important topic and interesting topic, indifference point analysis। मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा indifference point सीखने में। indifference point समझने में easy भी है, एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा important भी लगता है। और इवन जो लास्ट आपके MTPs आए हैं ना, जनवरी एग्ज़ाम्स के, दिसंबर में, नवंबर में जो भी MTPs आए हैं, सब में indifference point भर के पूछ रहा है। तो इंडिफरेंस पॉइंट को आपको अच्छे से पता करना है, अच्छे से सीख के जाना है। समझ में आ गई? यस। इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस क्या बोलता है भाई? इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस ये बोलता है कि मैं कोई भी टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर लूँ। चलो इधर आओ सर, आप जब तक लिख के नहीं बताते हो ना, हमें नहीं समझ में आती। कोई वरी नहीं है यार, मैं आपको लिख के बता दूंगा। हेडिंग दे दो मेरे साथ, indifference point analysis। मान लो एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1, यहाँ ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी क्या कर रही है? ऑप्शन 1 में ले रही है इक्विटी। टोटल उठाना कंपनी को 50 लाख, 50 लाख का कैपिटल उठाना, ठीक है ना। ठीक है, कंपनी को आपको क्या, ये चैप्टर को पढ़ाते समय मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको कैसे सोचना है। हु आर यू माय फ्रेंड? सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सी इंटरमीडिएट। नो, यू आर नो लॉन्गर अ स्टूडेंट ऑफ सी इंटरमीडिएट, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक डिसीजंस। ओके, सो नाउ ऑप्शन 1 में 50 लाख का अगर कैपिटल रेज करना है, ऑप्शन 2 में 50 लाख का है। दो तरीका देता हूँ मैं आपको। मैं बोलता हूँ भाई तू इक्विटी से ले, इक्विटी से ले तू 30 लाख, डेट से ले 20 लाख। यहाँ ऑप्शन 2 में मैं बोलता हूँ तू इक्विटी से ले, तू इक्विटी से ले 20 लाख और डेट से ले ले बाकी का 30 लाख।
सिंपल। सिंपल है क्या? कितना हुआ ये? 50 लाख उठाया मैंने 50 लाख के लिए ना आपको दो ऑप्शन दिए। ऑप्शन वन था ये, ऑप्शन टू था ये। ऑप्शन वन में मैं बोल रहा हूँ इक्विटी से 30, डेट से 20। ऑप्शन टू में इक्विटी से 20, डेट से 30। नाउ आई एम आस्किंग, नाउ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, नाउ द टॉप मैनेजमेंट इज आस्किंग फ्रॉम यू, सर at which level will my company be indifferent? किस लेवल पे मैं इंडिफरेंट रहूँगा? अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? ओ, दिस इज व्हाट इज indifference point. Indifference point is a point wherein EPS, क्या बोला मैं? EPS under two capital structures of a company is same. Simple. It means a point when a company is indifferent between two capital structures because the EPS under both the structure is same. समझ में आया सर? कोई डेफिनेशन आएगा? कभी नहीं आएगा एग्जाम में डेफिनेशन लिखने, कभी नहीं आएगा एग्जाम में इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता लिखने। गलती से एक नंबर का आ गया लेकिन नहीं आएगा, 99.99% टाइम्स तो नहीं आएगा। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज ICI। सो इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस में हमने क्या सीखा? हमने क्या कहा आपसे कि भाई दो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर्स, एक कंपनी इनडिफरेंट तभी होगी तब जब उसका EPS अंडर बोथ द ऑप्शन रिमेन्स सेम। इजी, समझ में आया? कुछ मैंने अजीब सा कह दिया क्या? कुछ मैंने कुछ नया कह दिया क्या? नहीं, ना ही मैंने कुछ नया कहा, ना ही मैंने कुछ अजीब कहा। EPS आपको पता है, मैं बस बोल रहा हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको पता है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा दो कैपिटल स्ट्रक्चर लेना जहाँ EPS मेरा सेम हो, बस मेरे को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, EPS के लिए, EPS निकालने में तो आप सब उस्ताद हैं। ये सब देखो बड़ा सा दिखाने का फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। इनकम स्टेटमेंट मालूम है तो सब मालूम है। EBIT तक पता है, उससे इंटरेस्ट लेस करते हुए क्या मिलता था? EBT से हम 1/1 मतलब क्या? EBT अगर 100 रुपया है, 30% टैक्स रेट है, तो 100 - 30 मतलब 1 - T मतलब 0.7, तो 100 × 0.7 is 70 या 100 - 30 70, जैसे भी आप बोलो। नहीं समझ में आया तो बैक करके सुन लो। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो अपने सीखते ही है यार। ये मेरा यहाँ तक क्या आया था? पैट से PD हटाया, क्या प्रेफरेंस भी हटाया, आफेश आया, आफेश में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर वही आया। इजी। ये याद नहीं करने बैठना भाई कि ये बैठ के याद कर लिया, अपने कोई दरकार नहीं है। इनकम स्टेटमेंट पता होने से आधा काम हो रहा, पूरा सब्जेक्ट निकल जा रहा है इनकम स्टेटमेंट के भरोसे ही। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिफरेंस पॉइंट एंड फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इंडिफरेंस पॉइंट का क्या रिलेशनशिप रहता है? इजी सा है, कोई इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात ध्यान रख के चलो कि अगर EBIT ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, अगर EBIT ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो हाई फाइनेंशियल लेवरेज से मेरा EPS इंक्रीज़ कर सकता है। EBIT ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज अगर ज़्यादा रहेगा तो मेरा EPS बढ़ेगा, और उल्टा रहेगा तो मेरा ऑपोजिट होगा। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर EBIT लेस हुआ इंडिफरेंस पॉइंट से तो लेस फाइनेंशियल लेवरेज होगा और मेरा इक्विटी फाइनेंस ज़्यादा प्रेफरेबल कंपनी को रहेगा। क्या बोला मैंने? सिंपल रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिफरेंस पॉइंट फाइनेंशियल लेवरेज EBIT के बीच में या EPS के बीच में। सिंपल। EBIT अगर इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा है, EBIT ज़्यादा, इंडिफरेंस पॉइंट मेरा नीचे है, तो मेरा हाई फाइनेंशियल लेवरेज से EPS मैं बढ़ा सकता हूँ। हाई फाइनेंशियल लेवरेज करूँगा तो मैं EPS बढ़ा लूँगा। सिंपल। अगर EBIT कम है तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज से मेरे को क्या होगा? बिकॉज इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, तो मुझे खतरा हो सकता है। लेस करना है मुझे फाइनेंशियल लेवरेज, यानी मुझे क्या करना है? मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्या? फाइनेंशियल लेवरेज, नॉट ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब इंटरेस्ट का बात करना चाह रहा हूँ मैं, डेट का बात करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लेस डेट यूज़ करना है, मतलब इक्विटी बढ़ाना है। समझ में आया? इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज, नॉट ऑपरेटिंग लेवरेज और जस्ट लेवरेज। स्पेसिफिकली इट हैज़ टू बी फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जनवरी एग्जाम्स में ना एक MCQ भी आया था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे, इजी सा था, 1-2 नंबर का MCQ था। कंसेप्ट का बात है, कंसेप्ट सीख लो, आगे बढ़ जाओ। मैंने आपको जब पढ़ाया था लेवरेजेस,
हमने जब आपको लेवरेजेस पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको कहा था ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट याद है? ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट किस किस को याद है यार, बताओ एक बार फटाफट से। ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट किस किस को याद है? क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेक इवन पॉइंट, याद आ रहा है किसी को? ऐसा लिख लिख के रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा यार, मैं सही बता रहा हूँ आपको। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बी पे लिख दो। हमने आपको दो कंसेप्ट सिखाया है, मैंने आपको ज़्यादा एक कंसेप्ट पहले सिखाया था विच इज़ जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ मैंने क्या कहा था आपसे? यहाँ मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर अ कंपनी इज़ एट अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब EBIT इज़ ज़ीरो। मतलब क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा कंपनी का? जब उसका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच गिव्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू ज़ीरो। कि मेरा जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, वर्ड सुनो यार, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर की बात हुई है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो उतना ही है जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो EBIT ज़ीरो, EBIT ज़ीरो, तो भैया बात खत्म, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ मैं। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है कि मेरा EPS ना ज़ीरो होना चाहिए, EPS शुड बी ज़ीरो। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है? मेरा EPS शुड बी ज़ीरो। वाई? बिकॉज मेरा जो फिनेंशियल लेवरेज आएगा, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा आएगा, वो भी मैं मीट कर पाऊँ, मतलब EBIT मान लो 10 रुपया, इंटरेस्ट मान लो 10 रुपया, तो मेरा EBIT माइनस इंटरेस्ट में करूँगा तो मेरा EBT ज़ीरो आएगा, तो मेरा अल्टीमेटली EPS ज़ीरो आएगा। दैट इज़ माई फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट में EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ज़ीरो, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या बोला मैंने? EPS इज ज़ीरो। कैसे निकालेंगे भाई फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? कैसे कैलकुलेट करेंगे फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? कम ऑन टेल मी। EPS ज़ीरो होगा तो कैसे निकालेंगे फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? मतलब EPS इज ज़ीरो। EPS क्या हुआ? अभी मैंने आपको क्या सिखाया? EBIT माइनस इंटरेस्ट जो आया 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इससे क्या आएगा? आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज EPS और EPS इज ज़ीरो। ठीक है, ये वहाँ गया तो ये ज़ीरो कट गया ये, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड। अब EBIT कितना आया मेरा? EBIT आया प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई? EBIT इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T प्लस इंटरेस्ट। जो मैंने आपसे कहा मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के दिया, वहाँ पे मैंने आपके लिए छोटा सा डेरिवेशन भी कर दिया। नया चीज़ था क्या? फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कुछ अलग से एफर्ट मार के याद रखना है क्या? नॉट एट ऑल, इट्स एंटायरली द सेम कंसेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन फिनेंशियल इन लेवरेजेस एंड फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा EPS ज़ीरो होना चाहिए। नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट या ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अगर एग्जाम में वर्ड यूज़ कर दिया तो उसका मतलब मेरा EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आए, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे आए। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे आए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट देना, मैं पानी पी लूँ। सो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सर क्या आप पानी पीने चले गए? अरे भैया आप तो पानी पी सकते हो वीडियो पॉज करके ना कभी भी। चलो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, सीरियस। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या बोलता है? कुछ थ्योरीज की बात की गई है, सिर्फ ना शांति से सुनते चलना, सिर्फ शांति से सुनते चलना सर, किंतु परंतु कुछ मत करना, सिर्फ सुनते चलना। मैं बता दूं सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ सुनते चलना, बेसिक क्वेश्चंस मत करना। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों जहाँ पे आपके मन में आएगा ना वहीं पर समझ लो एक अजम्पशन लिया हुआ रहेगा।
क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बोल के ना, कुछ महान अनुभव लोग ने 5 टाइप के थ्योरीज बनाए हैं। 5 थ्योरीज हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में आईसीएआई ने कंसिडर किए हैं। 5 थ्योरीज को रखा है सिलेबस में। 5 थ्योरीज को अपने सीखेंगे, एक एक को मैं आपको समझाते चलूँगा, समझ में आपको सब आएगा। जहाँ पे आपको लगेगा क्यों या ऐसा नहीं वैसा, वहीं समझ लेना एक अजम्पशन लिया हुआ है, वहीं समझ लेना एक अजम्पशन लिया हुआ है। अजम्पशन हम क्यों लेते हैं? अजम्पशन इसलिए लेते हैं ताकि चीज़ों को ईजी किया जा सके, नॉट टू मेक इट डिफ़िकल्ट। हमेशा अंडरस्टैंड ये चीज़ रखो कि अजम्पशन का मतलब क्या है। अजम्पशन इज टेकन टू मेक थिंग्स ईजी, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। गॉट इट? I want you all to give your 100% focus and I'll assure you that you will get it, understand it completely. So let us start. First, 2 टाइप के थ्योरीज, एक है रेलेवेंस थ्योरी, एक है इररेलेवेंस थ्योरी। सर ये नाम किसने दिया? नाम हमारे लिटरेचर में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं दिया हुआ नहीं है कि नाम किसने दिया है सच, ठीक है ना। रेलेवेंस थ्योरी एक है, इररेलेवेंस थ्योरी। 2 टाइप के थ्योरीज होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है रेलेवेंस थ्योरी एंड इररेलेवेंस थ्योरी, मतलब इररेलेवेंट है कुछ और कुछ है रेलेवेंट, ठीक है। जो इररेलेवेंट है ना, इररेलेवेंट का मतलब क्या होगा? इररेलेवेंट का मतलब ये है कि मेरा जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना, क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ इररेलेवेंट थ्योरी। इररेलेवेंट थ्योरी में वीएफ मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म डज नॉट चेंज विथ चेंज इन डेट इक्विटी स्ट्रक्चर, दैट इज माई इररेलेवेंस थ्योरी। मेरा वैल्यू ऑफ फर्म डज नॉट चेंज विथ चेंज इन डेट इक्विटी स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है कि मैं जब डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ एक कंपनी में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, मेरा वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट इज़ वाई इट इज़ इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मतलब इररेलेवेंट बाय द चेंज ऑफ डेट और इक्विटी, ठीक है। रेलेवेंट थ्योरी इसका ऑपोजिट होगा, इजी, मतलब कि एज द नेम सजेस्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म चेंजेस विद चेंज इन डेट इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। एकदम मज़ा आ जाएगा, मतलब लॉजिकल बहुत लगेगा, बट बस जहाँ किंतु आएगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। चलो शुरू करेंगे। रेलेवेंस थ्योरी में ना 3 रेलेवेंस थ्योरी है आपके बुक में, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड थर्ड इज मोदी ग्लानी मिलर विथ टैक्स अप्रोच 1963 वाला। 5 साल बाद उनको याद आया कि भाई उन्होंने टैक्स तो लेना ही भूल गया। 5 साल लगे उनको, 5 मजाक नहीं कर रहा, इधर देखो। इररिलेवेंट थ्योरी में क्या बोलता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच, एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स विच वॉज इन 1958। उसके 5 साल बाद 1963, 5 साल बाद लगा ओ शिट हम तो टैक्स लेना ही भूल गए। तो वो 5 साल उनको लगा। चलिए मजाक था, मजाक को छोड़ो, आओ शुरू करें, शुरू से शुरू करें। उसके पहले कुछ अजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। अजम्पशंस को आपको हम समझाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छा लगेगा, वरना मुझे मालूम है कि बहुत वो हीट फील होता है, एकदम डाइजेस्ट नहीं होता। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं आपको, रीज़न भी बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो सर एक चीज़ और, यहाँ मैंने कुछ लिखा है और यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो अजम्पशंस होते हैं ना, ये हमारे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ना सर, सब टीचर ऐसे ही बोलते हैं, थ्योरी में थोड़ी ना आता है। May 24 का पेपर उठा के देख लेना, गॉर्डन मॉडल का अजम्पशन पूछ दिया था थ्योरी में। यस 4 नंबर का थ्योरी में गॉर्डन मॉडल का अजम्पशन पूछ लिया था, डिविडेंड डिसीजन में जो गॉर्डन मॉडल आता है आपका। क्या बात कर रहे हो? यस, सो नथिंग इज व्हाट यू से नॉट इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। स्पेशली कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के ना अजम्पशंस तो खासकर इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इजी क्या किया ना, मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने कुछ बेसिक अजम्पशंस को ना एक साथ दे दिया जो आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे। आपको अलग अलग इसका अजम्पशन करके मैं देता ना, आपको कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इच्छा ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि भाई मैंने तेरे लिए ना 5 को मिला के एक संक्षेप में अजम्पशन दे दिए कि एग्ज़ाम में अगर 4 नंबर का आया तो कोई भी 4 पॉइंट लिख पाओ, तब आपको लगेगा हाँ सर 4 नंबर के लिए कुछ भी 4 तो हम इसमें से पढ़ लेंगे, लिख के आ जाएंगे। 4 के लिए 4 मत लिखना, 5 तो लिख के आना ही आना, ठीक है ना। समझ में आइए, आपको अच्छा लगा सुन के? यस। तो मैंने क्या किया आपके लिए, देखो, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय कंपनी, दैट इज डेट एंड इक्विटी। इसका रीज़न मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्या था रीज़न ये है कि प्रेफरेंस को हम नहीं लेते और रिटेन्ड को नहीं लेते। रिटेन्ड को क्यों नहीं लेते? बिकॉज रिटेन्ड को प्रोक्योर नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी घर पे है।
और एक और रीज़न है रिटेन को नहीं लेने का, वो आगे आएगा। एक और रीज़न है रिटेन को नहीं लेने का, वो आगे आएगा, वो समझ में आएगा फिर आपको, तब आपको और लॉजिकल लगेगा ये रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस को क्यों नहीं लेते, उसका रीज़न मैंने आपको बताया, बिकॉज प्रेफरेंस का ना कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के मतलब इक्विटी के भी एंड डिवेंचर के भी, इसलिए मेरा डिसीजन मेकिंग में, मेरे एनालिसिस में हैम्पर होता प्रेफरेंस लेने से, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के भैया लोग ने प्रेफरेंस को एक्सक्लूड कर दिया। वाई? बिकॉज प्रेफरेंस को इंटरेस्ट के जैसे फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन इक्विटी के जैसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिपेमेंट का, ठीक है। आ जाओ, ये समझ में आया लॉजिक। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। अब मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में सिखाया था ये वाला चीज़, बैलेंस शीट बनाया था हमने, मेरा टोटल एसेट्स कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज जहाँ इक्विटी चेंज हुआ, अगर इक्विटी 10 से कम हुआ ना तो मेरा डिबेंचर्स 10 रुपये से बढ़ जाएगा। तो अगर ये मेरा सेम रहता है तो अल्टीमेटली ये सेम रहेगा। समझ में आया? यस। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। द डिग्री ऑफ लेवरेज कैन बी चेंज्ड बाय सेलिंग डेट। सेलिंग डेट का मतलब लिखने का तरीका है, मतलब कि टेक मोर डेट। कुछ चीज़ को बेचते हो तो मतलब पैसा मिलता है, तो डेट बेचते हो मतलब डेट उठा रहे हो आप, ठीक है। टू परचेज शेयर्स और सेल शेयर्स टू रिटायर डेट, मतलब चुकता करना डेट को, ठीक है। इजी है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देयर आर नो टैक्सेस। अजम्पशन हमने एक और लिया, टैक्सेस नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसमें तू मैं मत करना सर, टैक्स नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू आई ऑल्सो नो दैट, पर तू मैं मत करना, अजम्पशन लिया गया तो मान के चलो बस। सर एक बात बताओ, आपने कहा नो टैक्सेस, यहाँ पे आप कह रहे थे टैक्सेस। यस, मैं जब एमएम अप्रोच बताऊंगा तो इसमें स्पेशली कुछ एडिशनल अजम्पशंस लिए हुए हैं तो वहाँ पे कवर होगा। तो एनएन अप्रोच में ये विथ टैक्सेस वाला में ये अजम्पशन क्रॉस हो जाएगा। Now very important, dividend payout ratio is 100%. That is why we don't have any retained earnings per se. Because मैं जितना कमा रहा हूँ मैंने पूरा रिपे कर दिया, मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, मेरे को कैपिटल ग्रोथ का कोई, इन्फ्लेशन ग्रोथ इस सब का कुछ कंसिडरेशंस नहीं लेना पड़ रहा। वो पॉसिबिलिटी मेरा एनालिसिस से मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। मेरा एनालिसिस ईजी बनाया मैंने, रिटेन अर्निंग्स होने का पॉसिबिलिटी मैंने एक्सक्लूड कर दिया। आप समझ में आ रही है? यस। फर्म्स टोटल फिनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने आपको बताया इसका पहले भी। बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहता है हमेशा, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहता है हमेशा, ऑब्वियसली ना, बिकॉज मेरा पीरियड रेशियो 100% रहता है, तो मेरे को कोई नया टाइप का रिस्क आता ही नहीं है। मैं जितना कमा रहा हूँ उतना मैं चुकता कर दे रहा हूँ, तो सेम चीज़ रिपीटेडली मैं करे जा रहा हूँ बस। मैं कुछ नया एक्सपेंशन नहीं कर रहा, नया बिजनेस में नहीं एंटर कर रहा, नया वेंचर नहीं खोल रहा, कुछ नया नहीं कर रहा, तो नया टाइप का कोई रिस्क ही नहीं होगा, तो रिस्क इज ऑल्सो कांस्टेंट। फर्म का परपेचुअल लाइफ होता है, इसका एक अच्छा एग्जांपल के संग आपको लास्ट में बताएंगे। एंड EBIT विल रिमेन कांस्टेंट, वो तो रहेगा भाई, सब चीज़ कांस्टेंट चल रहा तो EBIT भी कांस्टेंट है। समझ में आया आपको अजम्पशंस? कैसा लगा अजम्पशन समझ के? यस भैया, कोई भी 4-5 ना 5, कोई भी 5 ना याद कर लेना, टैक्सेस को लेके नहीं, टैक्सेस को छोड़ के। मुझे पता टैक्सेस तो आपको ऐसे ही याद है। नेट इनकम अप्रोच, मतलब हम कहाँ पे सीख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलेवेंस थ्योरी का नेट इनकम अप्रोच से, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है, ग्राफ से देखोगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ ग्राफ्स मैंने बनाया हर जगह आपके लिए, ग्राफ देखो। नेट इनकम अप्रोच बोलता है, अच्छा आपको ये मालूम है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने आपको सिखाया कि KD का कॉस्ट KE का कॉस्ट से हमेशा कम होगा, याद है ये चीज़? ये आपको मालूम है रीज़न? भैया KD का कॉस्ट तो कम होगा ना, बिकॉज KE मतलब इक्विटी वालों को ज़्यादा रिस्क होता है कंपनी में, क्योंकि KD वालों को तो पहला रीपेमेंट मिलेगा ना लिक्विडेशन होने पे या कोई भी मिसहैप होने पे, लेकिन इक्विटी वालों को लास्ट में नंबर आता है, वो लाइन में सबसे बेचारे पीछे खड़े हैं। तो हाईएस्ट रिस्क इक्विटी का है तो हाईएस्ट कॉस्ट भी इक्विटी का होगा। यस और नो? यस। सॉरी। नाउ KD का क्या है, KD के लिए कम रिस्क है, बिकॉज जल्दी पेमेंट मिल जाएगा उनको। सिंस KD का रिस्क कम है, KD का ज़्यादा होते होते KD का मेरा लेवरेज बढ़ते बढ़ते एक ग्राफ को रीड कैसे करते मालूम है क्या? एक सेकंड क्विकली, एक ग्राफ है ये, दिस इज़ अ ग्राफ। आप कम से कम 5 साल से ग्राफ्स देख रहे होगे, सीख रहे होगे, बना रहे होगे। ग्राफ में ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। इसको रीड कैसे करते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग अ ग्राफ? What I mean is, what I'm trying to say is, हमेशा ऐसे देखो कि जो एक्स एक्सिस है ना वो क्या है, ठीक है। एक्स एक्सिस इज लेवरेज। अगर लेवरेज मतलब एक्स एक्सिस बढ़ रहा है ऐसे, इट्स गोइंग स्ट्रेट, तो मतलब लेवरेज मेरा बढ़ रहा है। हमेशा ग्राफ ऐसे रीड किया जाता है। तो अगर मेरा लेवरेज बढ़ रहा है तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। बट
मेरा WACC क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। वाई? WACC नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज लेवरेज बढ़ रहा है, मतलब डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, तो विच इज़ अ चीप सोर्स, मेरा ओवरऑल कॉस्ट नीचे जा रहा है। समझ में आया? ग्राफ को रीड करना सीख जाओगे ना, काम इजी हो जाएगा। सिर्फ ग्राफ समझ लेना, आपको पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हो जाएगा। एग्जाम में ना, अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आई से फंस जाता खुद ही बेचारा यहाँ पे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पे ना है हमारा FM प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरीज इतने सारे पूछ नहीं पाता वो एग्जाम में। तो आपको ना एग्जाम में ना 90% टाइम्स ना डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर पाता ICI कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पे। कंपलसरी क्वेश्चन पे पूछ सकता है, MCQ पे कोई तरीके से पूछ सकता है, कंपलसरी थ्योरी क्वेश्चन पे सॉरी वहाँ पे पूछ सकता है। कंपलसरी से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट रहता है, जो आप ऑप्शन में जनरली हटा देते हो उसका। तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वहाँ पे आपको थ्योरी में पूछ सकता है या फिर MCQ में, ठीक है। बट जनरली ना ये थ्योरीज पूछता नहीं है, बट स्टिल अपने सीख के जाएंगे, नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवरेज मेरा बढ़ रहा है तो मतलब मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट रहा है। इधर आओ। एज पर दिस अप्रोच डेट इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ फर्म मेरा इंक्रीजेज। वाई वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेज? भैया मेरा WACC अगर घट रहा है, डिनोमिनेटर जितना छोटा मेरा वैल्यू ऑफ फर्म उतना ज़्यादा। इधर आओ। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? EBIT बाई WACC, WACC जितना छोटा, अरे 100 बाय 5% करो और 100 बाय 4% करो, आपका आंसर आ जाएगा। 4% वाला जो होगा वो आपका ज़्यादा बड़ा फिगर आएगा, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा आएगा। मतलब जितना छोटा WACC उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ फर्म। लॉजिकल? यस। एज WACC डिक्लाइंस एंड वाइस वर्सा, KE एंड KD विल स्टे कॉन्स्टेंट। ठीक है, डन। NOI अप्रोच, अब मैं पहुंच गया सीधा जंप करके। मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं भैया आपको लेके आ रहा हूँ एक तो इररिलेवेंट थ्योरी, NOI अप्रोच। ये क्या बोलता है अप्रोच? लॉजिकल समझो, एकदम लॉजिक, मज़ा आ जाएगा। सेम ग्राफ, सब कुछ सेम, लेवरेज है यहाँ पे, सब चीज़ है। अब बोल रहा है ये ग्राफ, ये NOI वाले भैया लोग क्या बोल के गए कि भाई अगर लेवरेज बढ़ रहा है मतलब तू डेट बढ़ा रहा है, ये तेरा कांस्टेंट है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तेरा कांस्टेंट है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा जो KE है ना, ये जो मेरा KE है ना, ये मेरा KE है ना, जो मैंने नेट इनकम अप्रोच में सीखा कि कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। लॉजिकली बताओ, रीज़न बताओ फटाफट, कौन बताएगा बच्चा रीज़न? रीज़न ये है कि जो मेरे इक्विटी वालों है ना, उनका रिस्क बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा मैं डेट दे रहा हूँ, इक्विटी वाले लाइन में और पीछे पे पीछे जाए जा रहे हैं, उनका रिस्क बढ़ रहा है। तो वो बोलेंगे भाई, उनका मांग बढ़ेगा, उनकी भूख बढ़ेगी, वो बोलेंगे मुझे और ज़्यादा, उन्हें और ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट का, उन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए, उन्हें और ज़्यादा रिटर्न चाहिए। और अगर उन्हें रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो मेरा कॉस्ट, अगर मैं कंपनी हूँ तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आया? रीज़न समझ में आया? यस। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, जितना ज़्यादा KD बढ़ रहा है ना, उतना से KE बढ़ रहा है। अल्टीमेटली WACC मेरा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं मारता, ऑफसेट हो जा रहा है। दिस इंक्रीज इज गेटिंग ऑफसेट बाय दिस इंक्रीज, अल्टीमेटली WACC रिमेन्स द सेम। सिंपल, यही मतलब है, ध्यान रखना, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। As per this approach, when amount of debt increases, KE will also increase as the risk increases, which will compensate for decline in WACC, resulting in no change in VF. ठीक है, यहाँ no change हो रहा है, इसलिए ये मेरा क्या है? irrelevance थ्योरी। समझ में आया? लॉजिक, सब चीज़ लिंक हो रही है। अब जैसे पिक्चर देखते हैं क्लाइमैक्स में सारा चीज़ लिंक हो जाता है, यहाँ पे भी सेम चीज़, सेम स्टोरी। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? कम ऑन, हु विल टेल मी? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? कम ऑन गाइस। नाम से लग रहा होगा ना सर ट्रेडिशनल अप्रोच तो पुराना है, वो बेकार ही होगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच इज उल्टा रेलेवेंस थ्योरी एंड दैट इज बेटर। बेटर है मेरा NOI से भी और नेट इनकम अप्रोच से भी। वाई? बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत सुंदर बात बोलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहा है भाई, क्या बोलता है एक बार देखो, कि मेरा अप्रोच इज बेटर देन नेट इनकम अप्रोच या NOI अप्रोच। ठीक है। KD रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड, बट व्हेन इट डेट इंक्रीजेज KD ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब कि मेरा KD ना पहले तो कांस्टेंट रह रहा था मोटा मोटी, फिर अल्टीमेटली ये भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि डेट वालों को भी ना रिस्क बढ़ रहा है। डेट भी तो लाइन में नया नया पीछे लग रहा है, तो जो नया डेट वाले आ रहे हैं उनको भी तो लग रहा है कि भाई कंपनी अगर डूबा, लिक्विडेशन पे गया या रीपेमेंट करने पे आया, तो पहले मेरे से आगे जो लाइन में डेट वाले उनको चुकता करेगा, तो मेरे को तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना फिर, क्योंकि मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, मैं पैकिंग ऑर्डर में पीछे चले जा रहा हूँ। इसीलिए
इसीलिए मेरा KD भी बढ़ता चला जाएगा विथ इंक्रीज इन लेवरेज। Initially, KE also remains constant or increases at a slow rate. Later, after reaching optimal capital structure, it increases rapidly. KE मेरा स्टार्टिंग में नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ाएगा उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो भी बढ़ते चले जाएंगे। KW ऑल्सो डिक्रीजेज इनिशियली। KW मेरा इनिशियली डिक्रीज होगा बिकॉज स्टार्टिंग में दोनों कांस्टेंट थे, तो हमने नेट इनकम अप्रोच में सीखा कि ये घटता है, बट फिर अगर ये बढ़ रहा है दोनों तो अल्टीमेटली इसको तो बढ़ना ही है। समझ में आया लॉजिक, रीज़न समझ में आया, ईजी लगा। एक से दूसरा कैसे लिंक आप सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, एक बार वापस रीड कर लेना। नहीं, अगर अभी भी कहीं डाउट है ना, मैं बता दूं, एक बार रीड कर लेना, इजी है, समझ में आ जाएगा। नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक करो, या यूट्यूब में देख रहे हो फ़ायदा तो उठाओ, थोड़ा बैक करके फिर से सुन लो, हो जाएगा। चलो, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस। MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस क्या बोलता है? MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस में दो अप्रोच इसने दिए थे, एक 1958 में, एक 1963 में। 5 साल के बाद उसे याद आया कि टैक्स तो मैं देना ही भूल गया। विदाउट टैक्स वाला अप्रोच इज नथिंग बट इको कर रहा है वो टू NOI अप्रोच। इको कर रहा मतलब कि मान रहा है, उसको भी साथ दे रहा है, ठीक है। एडिशनल अजम्पशंस क्या है इस अप्रोच में? एडिशनल अजम्पशंस अंडर MM अप्रोच विदाउट टैक्स। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स का अजम्पशन है इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। इजी अजम्पशंस है, बेसी सोचना मत, आगे बढ़ता चलना। इन्वेस्टर्स रैशनल है, सारे अपने रिटर्न के लिए रिस्क लेंगे, जैसा रिस्क बढ़ाएंगे उतना रिटर्न होने चाहिए। Firms can be grouped into equivalent risk classes on the basis of their business risk. This means their operating environments, industry conditions, cost structures are comparable. Easy है, कोई दिक्कत है नहीं। As per this approach, value and cost of capital, जो मैंने पहले बोला उससे सब समझ में आएगा आपको। As per this approach, value and cost of capital of a company remains unchanged irrespective of change in capital structure. जो सेम NOI अप्रोच में बात बोला, सेम चीज़ उसको ही बस ये इको कर रहा है, उसी को ये आगे बता रहा है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नो। सेम मेरा KD KW में जब रहेगा तो मेरा KE बढ़ता जाएगा और KW इसलिए कांस्टेंट रहता जाएगा विद इंक्रीज इन लेवरेज। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसका फॉर्मूला कुछ है, सेम है। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला इज नथिंग बट नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय KO। जो हमने ऊपर सीखा ना वही है, कुछ नया नहीं है। हम NOI अप्रोच सीख रहे हैं तो NOI के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। नाउ दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला ना इम्पोर्टेंट है। क्या बोलता है ये फार्मूला, एक बार समझो। यहाँ पे ना कुछ बातें कही गई हैं, यहाँ पे ना कुछ बातें आपको मिलेंगी। जैसे कि एक बार इधर देखो, एक होता है कंसेप्ट लीवर्ड कंपनी, एक होता है अनलीवर्ड कंपनी। हमने आपको लेवरेज में बहुत अच्छे से सिखाया। लीवर्ड कंपनी मतलब एक कंपनी विच हैज़ इक्विटी प्लस डेट, एंड अनलीवर्ड मतलब जिसमें कोई डेट नहीं है। ठीक है, नाउ KE of a levered company is greater than the KE of a unlevered company obviously because levered company में तो डेट है तो इक्विटी वाले को और रिटर्न चाहिए, तो उनको और रिटर्न चाहिए, तो कंपनी का कॉस्ट या कंपनी का KE बढ़ता चला जाएगा। अब आओ, यहाँ पे ना KE निकालने का फॉर्मूला दिया है। KE निकालने का फॉर्मूला है KE ऑफ अ लीवर्ड कंपनी, यहाँ पे चाहो तो L लिख लो आप। इस KW मतलब KW इज ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी, ये अनलीवर्ड कंपनी के लिए। KW किसके लिए? अनलीवर्ड कंपनी के। अनलीवर्ड कंपनी मतलब KE ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी, KEUL लिख सकते हो चाहो तो, समझने के लिए बता रहा हूँ। प्लस इसमें मुझे और चाहिए, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? KE ऑफ अ लीवर्ड कंपनी निकालना चाह रहा हूँ। अगर 10% है KE ऑफ अ लीवर्ड कंपनी, तो अनलीवर्ड कंपनी का मान लो 6% है, तो प्लस कुछ होगा। प्लस क्या होगा? प्लस होगा जो KE ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी है माइनस जो KD होगा, वो जो एडिशनल है वो ऐड होगा, और साथ में डेट और इक्विटी का क्या वेटेज है ना, उसको इनटू कर दो, आपका आ गया KE ऑफ अ लीवर्ड कंपनी। समझ में आया? KE ऑफ अ लीवर्ड कंपनी मतलब KE ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी प्लस KE ऑफ अनलीवर्ड कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट, जो आया उसको इनटू कर दो विद द वेटेज ऑफ डेट बाय इक्विटी। मतलब कि अगर मान लो 2:1 है तो 2/1 मतलब 2 से इनटू कर दो, प्लस कर देना KE ऑफ अनलीवर्ड कंपनी से, यू विल गेट द KE ऑफ अ लीवर्ड कंपनी। समझ में आया? येस और नो? टेल मी गाइस। डिटेल में हम और इसको रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करते हैं फिर भी, बट अभी के लिए एक बार इतना समझ के चलो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलो
इसका डेरिवेशन है, फटाफट से देखना तो देख सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है, वीडियो पॉज करके आपको देखना तो देख लो, इट्स नॉट नीडेड फॉर योर एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स हमने आपको बताया ऑफ MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस। नाउ MM अप्रोच विथ टैक्स, उसको 5 साल बाद याद आया 1963 में। वैसे MM ना 2 अलग अलग लोग का नाम है, मोदी गिलानी मिलर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, आई होप सो यू ऑल नो दैट। 1963 में उनको रियलाइज हुआ, दे रियलाइज्ड दैट इन द अर्लियर अप्रोच दे मिस्ड टैक्स, ओहो, एंड द टैक्स स्ट्रक्चर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ फर्म। हाउ नाउ गाइस, यू विल टेल मी हाउ। आई विल शो यू विद अ ग्राफ। वो ग्राफ मैंने यहाँ दिया नहीं आपके लिए, देखते अगले एडिशन में आपको दूंगा। यहाँ मेरा लेवरेज है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। ये मेरा क्या था, ये मेरा KD है, ये मेरा क्या है, ये मेरा KD है। समझ में आ रही है? नाउ दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई मिटा क्यों नहीं, मिट जा, ये रहा, दिस इज नथिंग बट दिस इज माई KE। नाउ जो WACC है ना वो घटता जाएगा। दिस इज माई WACC, बेसिकली जो मैं रेड से बना रहा हूँ वो मेरा WACC है। क्यों सर, क्यों? ध्यान से समझो, KD जब बढ़ रहा है ना, KD जब बढ़ रहा है, लेवरेज जब बढ़ रहा है तो मेरा डेट बढ़ रहा है तो इक्विटी वाले को रिटर्न ज़्यादा चाहिए, वो बढ़ रहा है, यहाँ तक ठीक है। बट सिंस टैक्स के वजह से KD और सस्ता हो जाता है बिकॉज ऑफ द टैक्स शील्ड, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आपको सिखाया था। डिप्रिसिएशन के संग भी आप आगे सीखोगे इसको। डिप्रिसिएशन वाला चीज़ को एक बार चलो भूल जाओ, सिर्फ इंटरेस्ट वाला चीज़ को समझो। इंटरेस्ट में आपको क्या मिलता है, टैक्स शील्ड। जो टैक्स शील्ड आपको इंटरेस्ट का मिलता है, दैट मेक्स योर KD इवन मोर चीपर बिकॉज डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वेयर एज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। इसकी वजह से मेरा मान लो 10% का कॉस्ट ऑफ डेट है, 30% टैक्स रेट है, तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट इंटू 1 - T करते थे, याद है? तो वो 1 - T से मेरा 10% का रेट इज अल्टीमेटली वॉट, 7%। तो मेरा KD इतना सस्ता हो जाता है कि अल्टीमेटली WACC मेरा नीचे चला जाता है। यही मेरा बोल रहा है MM अप्रोच विथ टैक्स। वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स शील्ड का कैलकुलेशन इज नॉट इंटरेस्ट, दिस इज डेट। व्हाट? यस, आई विल टेल यू हाउ। सब अपने बुक्स में ना प्लीज़ ये करेक्शन कर लेना यार, कम ऑन गाइज, ये करेक्शन कर लेना। दिस इज डेट। हाउ? टैक्स बेनिफिट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड कंपनी आपको मालूम है, वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट आप कैसे दोगे, जो डेट है ना, मैंने आपसे कहा था कि परपेचुअल रहता है, मतलब जो डेट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। परपेचुटी पढ़ा हुआ याद है किसी को? परपेचुटी पढ़ा हुआ याद है? परपेचुटी क्या सिखाता था? परपेचुटी कौन कौन हाँ बोल रहा, प्लीज़ बताओ। परपेचुटी A/I याद है? मतलब अगर मान लो आज 1 लाख का मैं FD करता हूँ, अगर मैं टाइमलाइन बनाते हैं, अगर मैंने टाइमलाइन बनाया, आज है 0, मैंने आज कर दिया 1 लाख का FD, आज मैंने कर दिया 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट 10% पे, तो मुझे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, सब साल 10,000 मिलता जाएगा। और ये 10,000 ना जो मुझे मिलता जाएगा, ब्यूटी ये है कि मुझे ये लाइफ लॉन्ग परपेचुटी इटर्निटी हमेशा मिलता जाएगा, मुझे भी मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा, लाइफ लॉन्ग सबको मिलता जाएगा। वाई? बिकॉज ये जो 1 लाख है ये तो कभी ख़त्म नहीं हो रहा ना, मैं 10,000 करके जो इंटरेस्ट है वही निकालते जा रहा हूँ बस। दिस इज़ व्हाट इज़ परपेचुटी, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल्स टू 1 लाख। सिमिलरली इंटरेस्ट के संग क्या होता है कि अगर कंपनी लोन लेती है, मान लो 10 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है एट द रेट 10%, तो परपेचुटी के हिसाब से 1 लाख पर एनम इंटरेस्ट रहेगा। 1 लाख पर एनम इंटरेस्ट जो रहेगा वो सिंस वो परपेचुएटिव है, तो हमारा कंसेप्ट बोलता है कि भाई आप इसको डेट पे ही लो, टैक्स रेट को डेट पे ही इंटू करो, नॉट इंटरेस्ट। बिकॉज डेट पे करने से आपको एंटायर अमाउंट एक बार में मिल जाएगा। मतलब
10 लाख पे अगर 30% कर दिया ना, 10 लाख पे 30% कर दिया मतलब 3 लाख, 10 लाख पे 30% कर दिया मतलब 3 लाख। 1 लाख पे अगर मैं करता, 1 लाख पे करता तो मुझे कितना मिलता? 30,000। 1 लाख पे करता तो मुझे कितना मिलता? 30,000। 30,000 करके मुझे हर साल हर साल हर साल करना पड़ता। तो अल्टीमेटली मेरा जो टैक्स शील्ड होने वाला है, बिकॉज ये परपेचुटी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो मैं पूरा पूरा डेट पे ही कर दूंगा। सिर्फ उसलिए ये डेट होता है। समझ में आया मोटा मोटी रीज़न आपको? यस। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी कैसे निकालते? EBIT बाय की, जो हमने आपको बहुत बार सिखाया। चलो आओ। अनलीवर्ड कंपनी है, अनलीवर्ड कंपनी है मतलब कोई मेरा क्या नहीं है, अनलीवर्ड कंपनी होने की वजह से मेरे पास कोई डेट नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो EBIT पे डायरेक्ट मैं 1 - T कर रहा हूँ। ठीक है। समरी देख ले वो फटक से। विदाउट टैक्स में मैं बोलता हूँ वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म। वाई? वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म। मैं क्यों बोलता हूँ विदाउट टैक्स में? कौन बताएगा? बिकॉज मेरा जो WACC है ना वो सेम है, वो कांस्टेंट है। जितना जितना मेरा लेवरेज बढ़ रहा है उतना उतना मेरा KE बढ़ रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम रहता है। एक और बात यहाँ पे ना एक आर्बिट्राज का भी फ़ायदा हो रहा है। आर्बिट्राज कंसेप्ट मालूम है आपको? आर्बिट्राज क्या होता है? अगर मान लो नासिक में ऑनियन मिलता है, आपको मालूम है नासिक में प्याज मिलते हैं। मैंने पहना है प्याज कलर का टी-शर्ट, प्याज कलर का शर्ट, सॉरी। नासिक में प्याज मिलते हैं। अगर एक फार्मर है वो नासिक से जाके प्याज खरीद लेता है, सस्ता चल रहा नासिक में दाम, मान लो नासिक में दाम चल रहा है, सिर्फ सुनते चलो, नासिक में दाम चल रहा है प्याज का 20 रुपये किलो, ठीक है। और वहाँ से उठा के वो गुजरात आ जाता है। गुजरात इज़ द 5th लार्जेस्ट है इंडिया में स्टेट फॉर ऑनियंस, ठीक है ना। तो गुजरात में आके अगर वो स्टार्ट करता है ऑनियन सेल करना, कुछ अलग नहीं कर रहा, वो एक मार्केट से प्रोक्योर कर रहा है, दूसरा मार्केट में जाके वहाँ बेच रहा है, और वहाँ वो बेच पा रहा है से फॉर ₹25 पर किलो। तो बैठे बैठाए ना उसको 5 रुपये का आर्बिट्राज बेनिफिट हो गया। 20 रुपये में एक मार्केट से उठाया, 25 रुपये में दूसरा मार्केट में बेचा। 5 रुपये का आर्बिट्राज प्रॉफिट इज अ रिस्क फ्री प्रॉफिट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, विदाउट टैक्सेस वाले में क्या होता है, MM अप्रोच विदाउट टैक्सेस में क्या होता है कि एक जो कंपनी है वो एक कंपनी वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म अगर अलग होगा तो वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म ज़्यादा होगा कि वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म ज़्यादा होगा? बताओ तो। Whose value is higher? Whose value is higher? Value of a levered firm या value of a unlevered firm? बताओ। Answer is value of a levered firm। तो लोग क्या करेंगे ना, वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म का शेयर बेचेंगे और अनलीवर्ड फर्म का शेयर खरीदने लग जाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा फिनेंस बैकग्राउंड तरीके से, फिनेंस एंगल से, शेयर मार्केट तरीके से आर्बिट्राज का मतलब। लीवर्ड फर्म का शेयर बेचेंगे, अनलीवर्ड फर्म का शेयर में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, बिकॉज इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। साथ ही साथ वो क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, लोन लेंगे, लोन लेके भी अनलीवर्ड फर्म में पैसा लगाएंगे, अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट कर देंगे जो एडवांटेज है अनलीवर्ड फर्म का कम होने का। अल्टीमेटली उससे क्या होगा, ये दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट था, मेरा रिस्क फ्री रिटर्न कमाने का जगह था, वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू देन वैल्यू ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म। समझ में आया आपको? आर्बिट्राज भी हमने आपको सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। विथ टैक्स में वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट ऑब्वियसली। चलो आओ, डन। एक लास्ट कंसेप्ट सीखेंगे थ्योरी का एंड वी विल देन एंड दिस रिविजन क्लास। ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, PYQ नवंबर 23 में, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ डाल दिया। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, नाम से ही समझ में आ रहा। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब ज़्यादा कैपिटल कंपनी ने रेस कर लिया, चाहे उसकी जितनी भूख थी उससे ज़्यादा खाना खा लिया कंपनी ने, उससे ज़्यादा खाना प्लेट में डाल लिया। चलो ऐसे समझो, खाना खाने से पहले अगर मुझे आज भूख है 2 रोटी की, मैंने अपने प्लेट में 4 रोटी ले ली, तो मेरा ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। समझ में आया?
It is a situation where a firm has more capital than it needs, or in other words, assets are worth less than its issued capital and earnings are therefore insufficient to pay dividend interest. इससे क्या होगा, मेरा जो earnings है, मतलब मेरी जो efficiency है फिर काम करने की, मैं कम हो जाएगी, मतलब earnings कम हो जाएगी to meet its dividend and interest. समझो, इजी है, बेसिक कोई माथा पच्ची नहीं है, ठीक है ना, बेसिक को टाइम लगाएंगे नहीं, इसमें समझ के याद करके आगे बढ़ जाएंगे. कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन क्या, रेजिंग मोर मनी दैन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स दैन अ कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रॉफिटेबली, मतलब ज़्यादा कैपिटल रेज कर लिया ताकि जितना ज़्यादा वो खा पाए या जितना ज़्यादा वो डिप्लॉय कर पाए, ठीक है. बोरोइंग एट हायर रेट कर लिया, वो बोरिंग एट हायर रेट करेगा तभी उसका अर्निंग्स कम होगा, तभी वो इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं रीपे कर पाएगा. रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स कर लिया, इजी बात है. कॉजेज़ क्या है पूछ रहा है ना, कॉजेज़ क्या है, 4 पॉइंट एग्जाम में पूछता है, 4 लिख के आ जाना, बात खत्म. एक्सेसिव पेमेंट फॉर फिक्टिशियस एसेट्स लाइक गुडविल मैंने कर दिया, ज़्यादा गुडविल का पैसा मैंने खर्चा कर दिया, मेरी अर्निंग्स कम हो जाएगी, अल्टीमेटली मेरा एस्टिमेशन गलत हो गया, कैपिटलाइजेशन मैंने ज़्यादा कर दिया. इसका कॉन्सिक्वेंस समझो बच्चा. अब दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंस समझो. अब रिडक्शन इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, कुछ भी बुरा काम होगा मेरा मार्केट प्राइस को इफेक्ट पड़ेगा, अर्निंग्स कम, मार्केट प्राइस का रिडक्शन चालू. नेक्स्ट, रिसोर्टिंग टू विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग किस किस को पढ़ा हुआ याद आ रहा है. विंडो ड्रेसिंग मतलब, विंडो ड्रेसिंग इज नथिंग बट मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शो इट बेटर देन एक्चुअली इट इज़. एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या करेगा ना, ज़्यादा करके अपना जो अर्निंग्स है उसको आज रिकॉग्नाइज करना चालू करेगा, जो फ्यूचर के हैं, जो आज के खर्चे हैं उसको डिले करके दिखाएगा, आज ईयर में नहीं अगले साल में दिखाएगा बुक्स में. तो उससे क्या होगा, मैनिपुलेशन ऑफ एफएस होगा, अल्टीमेटली विंडो ड्रेसिंग हो रहा है, ठीक है. रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स तो कम होगा ही, बिकॉज पैसे ही नहीं है तो उसको तो कम करना ही है. अंडर कैपिटलाइजेशन क्या हुआ, उसका जस्ट ऑपोजिट, इट्स अ रिवर्स. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवर है फिर भी अंडर समझ लो. इट इज़ अ स्टेट वेयर एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर. भैया मेरा भूख था 2 रोटी, मैंने प्लेट में ले लिया 1 रोटी, तो भैया क्या हो गया, अंडर कैपिटलाइजेशन, मेरी भूख पूरी नहीं होगी. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, डिविडेंड रेट हायर होगा, सब उल्टा, जितना आपने पढ़ा ना सारा उल्टा कर दो. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हायर हो जाएगा, बिकॉज कम कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको ज़्यादा कैपिटल रेज करने की दरकार है. अर्निंग्स कम नहीं है, अब आपकी अर्निंग्स आपका सही है, डिविडेंड आप सही दे रहे हो, तो आपका मार्केट वैल्यू हायर होगा, बिकॉज कंपनीज बिकॉज द अर्निंग रेट बीइंग कंसिडरेबली मोर दैन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ सच सिक्योरिटीज़. अर्निंग की जो रेट है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल का बेस कम है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने सीखा है, बेस ही कम है मेरा, तो मेरा अर्निंग्स ज़्यादा आएगा. अर्निंग्स बाय मेरा इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न, इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट कम तो मेरा रिटर्न ज़्यादा. रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स विल हायर दैन बुक वैल्यू, इजी. इफेक्ट्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, क्या इफेक्ट है इसका, बस 3 तो इफेक्ट समझ लेते हैं एंड देन वी आर ओवर, ठीक है, पक्का छोड़ देंगे आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में. चलो. It encourages acute competition, higher profitability, encourages new entrepreneurs to come in the same type of business. जहाँ lucrative लगा, जहाँ लगा कि भाई कम कैपिटल में पैसे कमाए जा रहे हैं, अर्निंग्स हो रही है, अंडर कैपिटलाइजेशन का मार्केट है, लोग घुस जाएंगे और उसको एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे. हायर रेट ऑफ डिविडेंड होगा, इंकरेजेस द वर्कर्स यूनियंस टू डिमांड हाई वेजेस. डिविडेंड ज़्यादा देगा तो लोग बोलेंगे भाई आप शेयर होल्डर को बेसी पैसा दे रहे हो, तो वर्कर बोलेगा कि भाई मुझे भी बेसी पैसा दो. नॉर्मली कॉमन पीपल कंज्यूमर स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. नॉर्मल लोगों को लगेगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. कंपनी जहाँ कमाती है ना, एक नॉर्मल साइकोलॉजी का बात है, कंपनी जहाँ कमा रही है लोगों को लगता है कि भाई मुझसे ही तो पैसा लेके वो कमा रहा है. जोमेटो आज अगर प्रॉफिटेबल हो गया है तो वो बिकॉज मेरा ही पैसा लेके हो रहा है, मुझे ही उसने एक्सप्लॉइट किया, मुझ पे ही आज वो प्लेटफॉर्म फीस भी 10-10 रुपये चार्ज कर रहा है जोमेटो से मंगाने के नाम पे. पहले तो डिस्काउंट था, अब डिस्काउंट तो छोड़ो, अब तो भाव से बेसी देना पड़ रहा है जोमेटो के नाम पे, तो वो एक्सप्लॉइटेशन की फील आ रही है. समझ में. मैनेजमेंट में रिसोर्ट टू मैनिपुलेशन ऑफ शेयर वैल्यूज़. अब अगर कंपनी को जहाँ फ़ायदा दिखा, प्रोमोटर सेलिंग आएगी, प्रोमोटर अपना ऑपरेटर से बात होगा, अंडर द टेबल काम होगा एंड शेयर वैल्यू का मैनिपुलेशन अकॉर्डिंगली होगा. समझ में आया. वी आर डन. सेल्फ नोट्स का मैंने जगह दिया, कुछ आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डू डिविडेंड डिसीजंस मोस्ट प्रोबेबली. सो गाइज, कैसा लगा आपको लेक्चर, हमें हमारा फीडबैक दो, नीचे दिए गए डिटेल्स में फीडबैक देना ज़रूर.
कॉन्टैक्ट एसएप करना है आपको। जब भी आपको कोई दिक्कत हो चैनल को सब्सक्राइब करने ला, एक जगह सब्सक्राइब, एक जगह मेरे बाकी वीडियोस का मैंने आपको लिंक भी दे दिया है। सो टिल देन स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, आई नो यू विल गिव योर लेवल बेस्ट, गिव योर 100%, नो डोंट लीव any stone unturned. All the best for your examination. See you again in the next video. This is C. Anirudh Singhania signing off. Tata, bye bye. Take care.